आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 481। रात के खाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने आंटियों से घर में मोजे सुखाने के औजारों से सारी छोटी प्लास्टिक क्लिप हटाने को कहा। कुल मिलाकर 20-30 प्लास्टिक क्लिप थीं। वही क्लिप लेकर अनन्या शर्मा के साथ बाड़ के अंदर चला गया। आरव, आन्या, रिया, आओ और खेल खेलो। आज पिताजी ने तुम्हारे लिए एक नया खेल तैयार किया है जो मैंने पहले कभी नहीं खेला। आरव और यूटोन पहली बार रेंगते हुए आए और केशिन ने भी इधर देखा। उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं। आन्या के अकेले बैठ जाने के बाद उसने अपनी बहन की ओर देखा। अपनी बहन को बुलाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे याद आया कि उसकी बहन ने अभी उसके साथ खेलने से मना कर दिया था। छोटे लड़के ने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया। वहां पर केशिन ने भी अपनी बहन की ओर देखा और अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर अर्जुन सक्सेना असहाय होकर मुस्कुराया और केशिन को फिर से इशारा किया, केशिन आओ और मम्मी पापा के साथ खेलो। उसने जानबूझकर अपने माता पिता के साथ खेलने के लिए कहा, जिससे छोटे लड़के को एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिला और केशिन अंततः धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। तीनों छोटे बच्चे वयस्कों के सामने एक पंक्ति में बैठे थे, लेकिन केशिन ने जानबूझकर अपने भाई और बहन से दूरी बना ली और थोड़ी दूरी पर बैठ गई। ये छोटा बच्चा अभी भी गुस्से में लग रहा है। अर्जुन सक्सेना को कोई जल्दी नहीं थी। उसने स्टिलाइज्ड क्लिप निकाली और बोला, बच्चों, पापा आज तुम्हें एक नया खेल दिखाएंगे। फिर उसने 4 क्लिप ली और उन्हें अपने कपड़ों के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया और उसके बगल में बैठी अनन्या शर्मा ने तुरंत सहयोग किया और बच्चों से कहा, आरव, आन्या, रिया, पापा के कपड़े फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। चलो पापा की मदद करते हैं इसे उतारने में, ठीक है। उन्होंने पहले एक उदाहरण प्रस्तुत किया, स्वयं एक क्लिप ली और फिर तीनों छोटे बच्चों को मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। छोटे बच्चे इस नए खेल के प्रदर्शन में बहुत रुचि ले रहे थे। आरव सबसे पहले अर्जुन सक्सेना के शरीर पर चढ़ गया, एक क्लिप को पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। ये खेल शिशुओं की सूक्ष्म गतिविधियों का अभ्यास कराने के लिए अच्छा है और यह उनकी खींचने की क्षमता से भी जुड़ा है, क्योंकि कपड़ों को आसानी से उतारने के लिए क्लिप से उन्हें दबाना जरूरी होता है, अन्यथा उन्हें केवल बलपूर्वक ही नीचे खींचा जा सकता है। छोटे बच्चों को अभी क्लिप की सरलता का पता नहीं है, इसलिए वे सीधे खींचने का रास्ता चुन लेते हैं। आरव ने जल्दी से एक क्लिप निकाली और खुशी खुशी उसे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। हमारा आरव बहुत अच्छा है। हमने पापा को इसे इतनी जल्दी उतारने में मदद की। आरव खुशी से खिलखिला उठा और उसे उठाने के लिए मुड़ा। अनन्या शर्मा ने उसे नीचे उतारा और कहा, आरव, बाकी काम बहनों को करने दो, ठीक है। तुम अकेले हो, चिंता मत करो। आरव ने क्लिप को देखा, फिर अपनी बहन को देखा और अंततः हार मान ली। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या को आवाज दी और अनन्या ने जल्दी से एक क्लिप उतार ली। उसने देखा कि उसके भाई ने सिर्फ एक ही क्लिप ली है। छोटा बेटा समझ गया कि बाकी उसकी बहन के लिए छोड़ देनी चाहिए, इसलिए वह आज्ञाकारी होकर वापस कंबल पर रेंग गया। खेल की विषय वस्तु से आकर्षित केशिन का मूड अच्छा लग रहा था। जैसे ही अर्जुन सक्सेना ने अपना मुंह खोला, वह छोटा सा बच्चा रेंगता हुआ उसकी ओर आ गया। जब तीनों बच्चों ने क्लिप सफलतापूर्वक हटा ली, तो अर्जुन सक्सेना ने बच्चों से कहा कि अगला कदम कठिनाई बढ़ाना होगा। उसने हर बच्चे के कपड़ों में 6 छोटे क्लिप लगा दिए और बच्चों को खुद ही उन्हें उतारने दिया। जो बच्चे पहले क्लिप उतारते, वे दूध में घुलनशील फलियां खा सकते थे। ये दूध में घुलनशील बीन्स अर्जुन सक्सेना ने खुद मिल्क पाउडर से बनाए हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक और स्वच्छ हैं। मिल्क पाउडर वही दूध है जो आमतौर पर बच्चे पीते हैं और छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। दूध में घुलनशील बीन्स को सबसे पहले खाने के लिए छोटे बच्चों ने क्लिप को अपने ऊपर से जोर से खींचा। इन क्लिप्स की पोजीशन अर्जुन सक्सेना ने बहुत सोच समझकर डिजाइन की है। कपड़ों के किनारे पर 2 क्लिप्स हैं, जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। गर्दन के नीचे और छाती पर भी 2 क्लिप्स हैं। ये 2 पोजीशन शिशुओं के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बाकी 2 क्लिप्स अर्जुन सक्सेना शिशुओं की बाहों के पीछे क्लिप करते हैं। शिशु की शारीरिक गतिविधियां अभी ठीक नहीं हैं और उन्हें निकालना आसान नहीं है। जल्द ही 3 छोटे खजानों में केवल 2 क्लिप ही बची, जिन तक पहुंचना कठिन था।
आरव अपने हाथ से क्लिप को छू नहीं सका, चिंतित होकर भौहें चढ़ा दी और अनन्या शर्मा को पुकारा, माँ माँ। अनन्या शर्मा मुस्कुराए, आरव, ये खेल तुम्हारे बच्चे का खेल है, तुम अपनी माँ से मदद नहीं मांग सकते। अर्जुन सक्सेना ने बगल से कहा, आरव, आन्या, रिया, तुम खेल में हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने और अनन्या शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन किया, जानबूझकर क्लिप को ऐसी स्थिति में जकड़ा जो पकड़ना आसान नहीं था, और फिर पहुंच से बाहर होने का नाटक किया। अनन्या शर्मा ने बगल से मदद की और इसे हल्के से नीचे खींच लिया। बच्चे तुरंत समझ गए। आरव ने मुड़कर आन्या के शरीर से एक क्लिप निकाली और आन्या खुशी खुशी अपने भाई को उसे लेने में मदद करने लगी। केशिन ने उन दोनों की ओर देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन उसका मुंह कसकर बंद था। वह अपने भाई और बहन से मदद नहीं मांगना चाहती थी। जल्द ही आरव और यूटोन दोनों ने अपनी क्लिप उतार दी और उन्हें दूध में घुलनशील बीन्स भी इनाम के तौर पर मिले। केशिन अकेली बची थी, जो वहां दुखी होकर बैठी थी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। आन्या, जो दूध का बीन लेने ही वाली थी, अपनी बहन को देखकर कुछ सोचने लगी। अचानक उसने दूध का बीन अनन्या शर्मा के हाथ में थमा दिया और मुड़कर केशिन के पास चढ़ गई। बहन। आन्या की छोटी बहन ने केशिन को तुरंत ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। जियोरिया ने अपनी बहन को लाल आंखों से देखा। आन्या ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे उसे क्लिप खींचने में मदद की। ये दृश्य देखकर आरव जल्दी से केशिन की मदद करने के लिए रेंगता हुआ आया। अपने भाई और बहन को क्लिप लेने में मदद करते देख केशिन खुद को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। जल्द ही केशिन के शरीर पर लगी आखिरी 2 क्लिप भी हटा दी गईं और आरव और यूटोन ने वे क्लिप अपनी बहन को दिखाईं। केशिन ने अपने भाई और बहन की ओर देखा और अंततः खुशी से मुस्कुराए। आरव ने अपनी बहन को खींचते हुए कहा, बहन, खाओ, बीन्स खाओ। तीनों छोटे लड़के एक साथ रेंगते हुए आए और जब वे दूध की फलियां खा रहे थे, तो रिया भी अपने भाई और बहन को खिलाने के लिए फलियां ले गई। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए जब उन्होंने 3 छोटे दोस्तों को एक दूसरे से प्यार करते देखा। इस छोटे से खेल को समाप्त करने के बाद तीनों नन्हे बच्चों के बीच का संक्षिप्त शीत युद्ध अंततः समाप्त हो गया और वे फिर से एक साथ खुशी से खेलने लगे। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर गेम खेल रहे 3 नन्हे मुन्नों की तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों को भेज दी। छोटे बच्चे शीत युद्ध में उलझे रहते थे। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन हमारे बुद्धिमान और शक्तिशाली पिता की मदद से छोटे बच्चों का सामंजस्य आसानी से हो गया है, सा हुआ। इस मित्र मंडली के पोस्ट होने के कुछ ही समय बाद नीचे टिप्पणी क्षेत्र भर गया। सिमरन रेड्डीन, बहुत प्यारी अनन्या, हमने कुछ महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। गुमान, हाँ, बच्चों का भी अपना स्वभाव होता है, लेकिन वे 3 जुड़वा हैं और उनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अगर वे झगड़ते भी हैं तो जल्दी ही सुलह कर लेते हैं। प्रिया मेहता, मेरे धर्मपुत्र और धर्मपुत्री झगड़ते हुए भी प्यारे हैं। मिस्सू, चेतावनी, दोस्तों के बीच मेरे धर्मपुत्र और धर्मपुत्री की लोकप्रियता को तूल मत दो। सिमरन रेड्डी, प्रश्न, अगर कोई बॉस बच्चों को नहलाने का शौकीन हो तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रिया मेहता ने सिमरन रेड्डी को जवाब दिया, जाहिर है, लाइक और कमेंट एक क्लिक में हो जाते हैं। कृपया और पोस्ट करें। तीनों बड़े बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं उन्हें रोज देखकर ही थक जाती हूँ। माता पिता ने दोस्तों के इस समूह को देखा और जल्दी से एक वीडियो भेजा, ये देखने के लिए कि झगड़े के बाद बड़े बच्चे कैसे मेल मिलाप करते हैं। अनन्या शर्मा ने बस अपना मोबाइल फ़ोन अपनी चाची को दे दिया और उनसे कहा कि वे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों और उनके माता पिता से बात करने के लिए करें, जबकि वह नहाने के लिए कमरे में चली गईं। जब वो नहाकर बाहर आई तो वीडियो भी बंद हो गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसे पलटने लगी। बहुत सारे कमेंट्स थे, उसने शायद एक बार पढ़ा होगा और फिर बाहर निकल गई होगी। बच्चों को दिखाना बाओ मोम का मज़ा है और उसे इसे ज़्यादा लोगों के साथ साझा करने की ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ इस घटना को साझा करने और रिकॉर्ड करने में ही दिलचस्पी रखती है। जैसे ही अनन्या शर्मा व्हाट्सएप छोड़ने वाली थी, उन्हें अचानक वान जियाओयन के कई संदेश दिखाई दिए। उस दिन जुडेक्वान होटल के उद्घाटन समारोह में वान जियाओयन को तीनों बच्चे बहुत पसंद आए और उन्होंने अनन्या शर्मा को व्हाट्सएप जोड़ने की पहल की।
अनन्या शर्मा को पता था कि उन्होंने एक ही समुदाय में घर बुक किया है और भविष्य में वे संभवतः पड़ोसी होंगे, इसलिए उन्होंने इसे जोड़ दिया। उसने डायलॉग खोला और कुछ संदेश देखे। वान जियाओयंग, श्रीमती किन, आपके तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। वान जियाओयंग, आपके दोस्तों के शकल को पढ़ने के बाद मैं सचमुच बाहर आने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें शिशुओं के विकास की कई अनमोल तस्वीरें हैं। जन्म से लेकर वर्तमान तक एक छोटा सा रिकॉर्ड और विकास वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत याद है। अनन्या शर्मा के दोस्तों के शकल में बड़े होते बच्चों की कई तस्वीरें हैं। जब वह पहले अहमदाबाद वापस नहीं गई थी तो उसने अपने माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं की। कई बार उसने केवल अपने दोस्तों के शकल को ही देखा, लेकिन जब उसके माता पिता को इसके बारे में पता चला तो उसने बस दोस्तों के सभी शकल खोल दिए। वान जियाओयंग को अपने तीनों बच्चे बहुत पसंद हैं। किसी की आंखें किसी को धोखा नहीं दे सकती। ये ठीक इसलिए है क्योंकि अनन्या शर्मा ये जानती हैं कि वान जियाओयंग के बारे में उनकी अच्छी धारणा है। अनन्या शर्मा, धन्यवाद। वान जियाओयंग, मिसेस किन, मैं असल में आपको एक काम के लिए ढूंढ रहा हूँ। मैं आपसे और मिस्टर सक्सेना से मदद मांगना चाहता हूँ। वान जियाओयंग, इसके बारे में बात करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपके 3 बच्चों को देखने के बाद मुझे बहुत साहस मिला। अनन्या शर्मा, आपने कहा। वान जियाओयंग, श्रीमती किन, हम केवल एक बार मिले हैं, शायद आप अभी भी नहीं जानती हैं। शिवेई और मेरी शादी को 10 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। हम सभी को बच्चे पसंद हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं चाहते हैं। वान जियाओयंग, बच्चा पाने के लिए हमने कई तरीके आजमाए हैं। हम कई बार अस्पताल गए हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई समस्या नहीं मिली है। हम दोनों में से कोई भी पूरी तरह से बांझ नहीं है, बस हम गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। वान जियाओयंग, हमने भी आधुनिक चिकित्सा की शक्ति से बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा था, लेकिन हम 2 बार असफल रहे और यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। शिवेई को मुझ पर तरस आया और उसने कहा कि हमें जो चल रहा है उसे अपने आप होने देना चाहिए, लेकिन अब हम दोनों लगभग 4 साल के हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं और मेरे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। वान जियाओयंग, उस दिन जब मैंने आपके 3 बच्चों को देखा तो मैं बहुत खुश और असहज थी। शिवेई और मैंने मास्टर किन की क्षमता के बारे में सुना है। दरअसल हमने हाल के वर्षों में इसी तरह के तरीके भी आजमाए हैं। प्रख्यात भिक्षु ने इसे देखा है, लेकिन इसका अभी भी कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन हम मास्टर किन की क्षमता देख सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है। वान जियाओयंग, श्रीमती किन, मैं ये बात मास्टर किन को नहीं समझा सकती। मुझे आपसे मदद मांगनी होगी। जब तक शिवेई और मेरे पास एक बच्चा है जो हमारा है, आप बेझिझक कीमत चुका सकती हैं। सुनील सक्सेना अब एक सफल व्यक्ति माने जाते हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 1 अरब है, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे चाहे कितना भी पैसा कमा लें, सब बेकार हो जाएगा। वह इस जीवन में खर्च नहीं होगा और न ही कोई विरासत मिलेगी। तो इस बार वान जियाओयंग और सुनील सक्सेना ने इस बारे में सोचा है। जब तक वे एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, भले ही अर्जुन सक्सेना कई 100 मिलियन चाहें, वे इसे देने के लिए तैयार हैं। अनन्या शर्मा ने खबर पढ़ी और जवाब दिया, श्रीमती वांग, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती। श्रीमान गुओ के पास फेंग शुई की कुछ सिद्धियां हैं, लेकिन मैं उनकी प्रजनन क्षमता के बारे में निश्चित नहीं हूँ। वान जियाओयंग, मैं समझता हूँ श्रीमती किन, आपको दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल शिवेई और मैं भी इसे आजमाना चाहते हैं। मास्टर किन अब तक के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनसे हम मिले हैं, और हम वाकई बहुत हताश हैं। मैं आपसे और मास्टर किन से मदद की विनती करता हूँ। जहाँ तक परिणाम की बात है, यह अभी भी ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। हम सभी यह समझते हैं, आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसकी ईमानदारी देखकर अनन्या शर्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपको जवाब देने से पहले अर्जुन सक्सेना से पूछूंगी। वह लिविंग रूम में गईं, अर्जुन सक्सेना को बेडरूम में बुलाया और उन्हें वान जियाओयंग और सुनील सक्सेना के बारे में बताया। अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि सुनील सक्सेना को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस बारे में सोचा और कहा, एक सफल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चाहत उत्तराधिकारी पाने की होती है, जो समझ में आता है। चूंकि दोनों ने अपने शरीर की जांच कर ली है और कोई समस्या नहीं है, तो उन्हें गर्भवती होना चाहिए। मैं देख सकता हूं कि क्या गड़बड़ है। अनन्या शर्मा ने कहा, तो क्या मैं उसका जवाब दे सकती हूं?
मुझे लगता है कि मिसेस वांग को बच्चे बहुत पसंद हैं। उस दिन जब उन्होंने हमारे तीनों बच्चों को देखा तो उनकी आंखें खुशी से लाल हो गईं। उन्होंने आज ये शब्द पूरी ईमानदारी से कहे। मुझे लगता है कि वे सचमुच एक बच्चा चाहती हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने ऐसा कहा, निश्चित रूप से मुझे सहमत होना होगा। आप उसे जवाब दे सकते हैं। उसे कभी सुनील सक्सेना के साथ आने दें और मैं उन्हें दिखाऊंगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और वान जियाओयंग को जवाब देने के लिए मुड़ी। वान जियाओयंग के संदेश भेजने के बाद वह सचमुच बहुत घबरा गई थी। वह जानती थी कि अर्जुन सक्सेना बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन सक्सेना इस मामले में उनकी मदद कर पाएगा या नहीं। सुनील सक्सेना ने अपनी पत्नी के घबराए हुए चेहरे को देखा और उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो पत्नी, मास्टर किन बहुत अच्छे हैं। जब तक वो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। वान जियाओयंग ने सिर हिलाया और फ़ोन बजने के बाद उसने तुरंत उसे उठाया और देखा। अनन्या शर्मा का जवाब देखकर वान जियाओयंग ने उत्साहित होकर सुनील सक्सेना को गले लगा लिया। बहुत बढ़िया शिवेई, मास्टर किन ने हमें इसे देखने में मदद करने का वादा किया है। सुनील सक्सेना भी बहुत उत्साहित थे और दंपति की आंखें लाल थीं। वान जियाओयंग ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ा और कहा, शिवेई, मैं देखती हूँ कि मैं गर्भवती हो पाती हूँ या नहीं। हमने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है। मैं सचमुच एक बच्चा चाहती हूँ। मुझे पता है तुम भी चाहती हो। सुनील सक्सेना ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। चूंकि मास्टर किन सहमत हो गए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है। वान जियाओयंग ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मास्टर किन हमें समय निकालने दें। शिवेई, हम कल चलेंगे, ठीक है। सुनील सक्सेना मुस्कुराए और बोले, आप मुझसे इस बारे में नहीं पूछ सकते। हाँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। मैं अभी जा सकता हूँ, लेकिन यह मास्टर किन के समय पर निर्भर करता है। आप श्रीमती किन से पूछ सकते हैं जब उन्हें सुविधा हो। वान जियाओयंग ने सिर हिलाया और तुरंत अनन्या शर्मा से पूछा कि क्या कल सब ठीक रहेगा। अनन्या शर्मा को पता था कि कल सुबह अर्जुन सक्सेना की कोई क्लास नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें सुबह आने को कहा। ये जानते हुए कि वे कल जा पाएंगे, वान जियाओयंग और सुनील सक्सेना को बहुत देर तक नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्होंने लोगों से उपहार तैयार करने को कहा और दोनों साथ साथ अर्जुन सक्सेना के घर गए। ये पहली बार है जब सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग अर्जुन सक्सेना के घर आए हैं। उन्होंने पहले से ही ढेर सारे उपहार तैयार कर रखे थे, जिनमें अनन्या शर्मा के लिए एजियाओ चिड़िया का घोंसला और तरह तरह के स्किन केयर उत्पाद, साथ ही चाय और अच्छी वाइन भी शामिल थी। मैं बच्चों के लिए जो चीज़ें सबसे अधिक लाती हूँ वे हैं प्रथम श्रेणी के बेबी ब्रांड, कपड़े, जूते, छोटी कारें और छोटे खिलौने, जिन्हें ज़्यादातर लिविंग रूम में रखा जाता है। इन उपहारों को देखकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को सिरदर्द हो गया। मिसेज वांग, आप बहुत विनम्र हैं। अनन्या शर्मा ने आंटियों से उपहार पैक करने को कहते हुए कहा। इतनी सारी चीज़ों के साथ वे स्पष्ट रूप से उन्हें घर पर नहीं रख सकते हैं, और कुछ बड़ी खिलौना कारें हैं जिन्हें बच्चे अभी तक नहीं चला सकते हैं, और जब तक वे 1 या 2 साल के नहीं हो जाते तब तक वे उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अनन्या शर्मा ने उनसे इन उपहारों को अस्थायी रूप से नीचे रखने को कहा ताकि लिविंग रूम में जगह खाली हो सके। वान जियाओयंग ने अनन्या शर्मा की बातें सुनी और कहा, श्रीमती किन, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या खरीदे, इसलिए हमने वो सब ले लिया जो हमें पसंद आया। कुछ बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और शायद उनका इस्तेमाल न कर पाएं, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब वह बोलती थी तो उसकी नज़रें तीनों नन्हे प्यारे बच्चों पर टिकी रहती थीं और उसकी आंखों से खुशी और उत्सुकता नहीं रुकती थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि उन्हें ऐसा बच्चा मिल जाए, तब उनका परिवार सचमुच पूरा हो जाएगा। उपहारों को निपटाने के बाद अनन्या शर्मा ने चाचियों से बच्चों को बेडरूम में ले जाने के लिए कहा और उन्होंने और अर्जुन सक्सेना ने लिविंग रूम में सुनील सक्सेना और उनकी पत्नी का स्वागत किया। चूंकि यह डॉक्टर को दिखाने के लिए है, बच्चे यहाँ हैं और बहुत सारे लोगों से बात करना मुश्किल है। अर्जुन सक्सेना ने सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग की उम्र के बारे में पूछा। सुनील सक्सेना ने कहा, मास्टर किन, मैं 38 साल का हूँ और मेरी पत्नी 37 साल की है। हम इस उम्र में बच्चे पैदा करने के लिए थोड़े बूढ़े हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं बच्चे पैदा करने की सबसे अच्छी उम्र से चूक गया, लेकिन इसे बहुत बड़ा कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देश में 2 और 3 बच्चों की नीति लागू हो गई है। बहुत से लोग दूसरा बच्चा पैदा करना पसंद करते हैं और 40 साल की उम्र वालों के लिए भी यही स्थिति है।
आपकी उम्र में बहुत उम्मीदें हैं। जब सुनील सक्सेना ने ये सुना तो वह तुरंत उत्साहित होकर बोले, मास्टर किन, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस होता है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैंने कहा कि यह बेकार है, यह अभी भी आप दोनों की विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद सुनील सक्सेना ने तुरंत वान जियाओयंग से उन दोनों की निरीक्षण रिपोर्ट निकालने को कहा। मास्टर किन, यह इस साल मेरी और मेरी पत्नी की शारीरिक जांच रिपोर्ट है। प्रजनन क्षमता पर एक विशेष जांच है। यह इस साल अक्टूबर में हुई थी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने रिपोर्ट उठाकर पढ़ी और कहा, आप दोनों ठीक हैं। सुनील सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मास्टर किन, सच कहूं तो हमारे पति पत्नी भी इस बात से बहुत हैरान हैं। हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं है। हम इतने सालों में बड़े बड़े अस्पतालों और विदेशों में भी जांच करवा चुके हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं पाई गई। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ। कुछ साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने भी मेडिकल तरीके आजमाए थे, लेकिन 2 बार टेस्ट ट्यूब टेस्ट करने में हम नाकाम रहे। समस्या कहाँ है? अस्पताल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। अर्जुन सक्सेना ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा, जब तक ये पूर्णतः शारीरिक समस्या नहीं है, इसका समाधान अवश्य होना चाहिए। सुनील सक्सेना ने अपनी पत्नी से कहा कि 2 और कागज निकालकर अर्जुन सक्सेना को दे दो। मास्टर किन, ये मेरी और मेरी पत्नी की जन्मतिथि है। मुझे नहीं पता आपको क्या देखना है। अगर आपकी कोई और ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइए। बस तैयार हो जाए। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, दोनों जन्मदिन के पात्रों को पीछे धकेल दिया और कहा, श्री वांग, फैंग शुई केवल एक सहायक ज्ञान है, हमें अभी भी वैज्ञानिक तरीकों पर विश्वास करना होगा। मुझे आप दोनों के जन्मदिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जन्मदिन वाकई मेल नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 10 साल से ज़्यादा समय से बच्चे नहीं हुए। आप दोनों के बीच रिश्ता अब भी बहुत अच्छा है। सुनील सक्सेना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और संदेह से पूछा, मास्टर किन, यदि आप जन्मतिथि नहीं पढ़ते हैं तो आप हमें क्या देखना चाहते हैं? क्या ये सब फेंग शुई और भाग्य के बारे में नहीं है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप दोनों पहले पहुंचें, फिर मैं आपको नब्ज दिखाऊंगा। पश्चिमी चिकित्सा द्वारा की गई जांच में वास्तव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतने सालों तक बच्चे न होने का कोई न कोई कारण जरूर होगा। मैं आपको शारीरिक कारणों का पता लगाने में मदद करूंगा। सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग ने आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना को देखा। मास्टर किन, क्या आप अब भी भारतीय चिकित्सा की नब्ज टटोलते हैं? सुनील सक्सेना ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, शुरुआत में मेरी पत्नी को प्रसव के बाद कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हुईं तो मैंने खुद को थोड़ा संभाला, और कुछ नहीं तो इस मामले में कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। सुनील सक्सेना स्तब्ध रह गए। वह जानते थे कि अर्जुन सक्सेना कई चीजें जानता है, जैसे नक्काशी, फेंग शुई, खजाने का मूल्यांकन और शैम्पू बनाना, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह भारतीय चिकित्सा भी जानता होगा। सुनील सक्सेना ने अपना हाथ बढ़ाया, अर्जुन सक्सेना ने अपनी नाड़ी दबाई और फिर वान जियाओयंग से भी अपना हाथ बढ़ाने को कहा। दोनों के शरीर की जांच करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने कहा, तुम दोनों छोटी मोटी समस्याएं हो। श्रीमान वांग, आपकी आंतरिक क्षति अपेक्षाकृत गंभीर है। ये शुरुआती वर्षों में अत्यधिक परिश्रम के कारण हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप शुक्राणुओं की गुणवत्ता कम हो गई है। श्रीमती वांग की समस्या ज्यादा गंभीर नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि एंडोमेट्रियम अपेक्षाकृत पतला है। आमतौर पर अनियमित मासिक धर्म की समस्या होती है और निषेचित अंडे का प्रत्यारोपण आसान नहीं होता। यह आप दोनों के लिए एक आम समस्या है, लेकिन जब आप इससे पीड़ित होते हैं तो गर्भधारण करने में कठिनाई बढ़ जाती है। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की ओर प्रशंसा और विश्वास भरी नजरों से देखा। मास्टर किन, आप वाकई कमाल के हैं। क्या आपने सचमुच खुद को भारतीय चिकित्सा सिखाई है? मेरी नब्ज देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा काम करता था और बहुत ज़्यादा नुकसान झेलता था। शुरुआती सालों में जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मैं सचमुच बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। मैं इतना थक जाता था कि कई बार पेशाब में खून आ जाता था। पिछले कुछ सालों में मैंने स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना शुरू किया है और निरीक्षण रिपोर्ट ठीक है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप भूल जाएंगे, लेकिन शरीर के पास स्मृति होती है।
शुरुआत में जो स्वास्थ्य ज़रूरत से ज़्यादा था, उसका असर इस जीवन में दिखाई देगा। अगर आप स्वास्थ्य बनाए रखना शुरू भी कर दें, तो भी पिछले कुछ नुकसानों की भरपाई करना मुश्किल होगा। मास्टर किन, अब हमें इस स्थिति का इलाज कैसे करना चाहिए? क्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पारंपरिक भारतीय औषधि पीना ठीक है? सच कहूं तो हम दोनों ने पहले भी भारतीय औषधि देखी है और लंबे समय से भारतीय औषधि पीते आ रहे हैं, लेकिन इसका कभी कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने और गर्भावस्था के लिए तैयार करने के लिए पारंपरिक भारतीय औषधियां पीनी चाहिए थी, है ना? वान जियाओयंग ने सिर हिलाया। हाँ, वे पारंपरिक भारतीय दवाएं हमें गर्भधारण करने में आसानी देती हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, यानी ये दवा लक्षणों पर आधारित नहीं है। मैं आपको 2 नुस्खे दूंगा, मुख्यतः आपके शरीर के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वाभाविक रूप से गर्भवती हो जाएंगी। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना ने एक पेन और कागज निकाला और दवा लिखनी शुरू कर दी। सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और अर्जुन सक्सेना के पेन की ओर उत्सुकता से देखने लगे। अर्जुन सक्सेना ने 2 दवाएं लिखकर उनमें से प्रत्येक को सौंप दी। दवा की दुकान पर जाकर डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दवा ले आओ। तुम दोनों रोजाना एक एक जोड़ी दवा लोगे और यह चक्र 1.5 महीने का है। सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग ने गंभीरतापूर्वक दवा स्वीकार कर ली। मास्टर किन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि इस बार मुझे और मेरी पत्नी को वाकई उम्मीद है। वरिष्ठ नागरिक सुनील सक्सेना बहुत उत्साहित थे। चिंता मत करो, ये 1.5 महीना सिर्फ तुम्हारे शरीर को तरोताज़ा करने के लिए है। गर्भावस्था और बच्चे की तैयारी के बारे में सोचने से पहले तुम दोनों को मौजूदा हालात में अपने शरीर को तरोताज़ा करने की ज़रूरत है। इस पारंपरिक भारतीय औषधि को एक सहायक सुई की ज़रूरत है। मैं आज तुम्हें 2 सुइयां दूंगा और फिर पारंपरिक भारतीय औषधि पीकर मेरे पास आना। वैसे कंडीशनिंग के बाद मैं तुम्हारी शारीरिक स्थिति की जांच करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। क्या अभी भी सुई की ज़रूरत है? एक्यूपंक्चर के लिए उच्च स्तर की भारतीय चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग को अर्जुन सक्सेना के स्तर की ज़रा भी चिंता नहीं है। उन्हें बस इस बात पर आश्चर्य है कि अर्जुन सक्सेना ये सब भी कर सकते हैं। दोनों करवट लेकर सो गए। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें बिस्तर पर लेटने को कहा, उनकी पतलून ऊपर चढ़ा दी, मोजे उतार दिए और उनके पैरों के तलवों और पिंडलियों में सुइयां लगा दीं। ये प्रक्रिया कुछ मिनट तक चली। उसके बाद अर्जुन सक्सेना ने सुई बंद कर दी। ठीक है, आप आज वापस जाने के बाद दवा पीना शुरू कर सकते हैं और 45 दिन का चक्र पूरा होने के बाद वापस आ सकते हैं। और हाँ, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक सूची लिख दूंगा जिसमें कुछ छोटे मोटे गहने और फूल होंगे और तुम उन्हें उस समय कमरे में रख दोगे। ये वास्तव में फेंग शुई का मामला है, अर्जुन सक्सेना ने कहा। सुनकर सुनील सक्सेना ने बार बार सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। ठीक है मास्टर किन, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मास्टर किन, आप हमारी मदद करने को तैयार हैं। मैं और मेरी पत्नी आपके बहुत आभारी हैं। आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम बच्चा पैदा कर सकते हैं हम चाहे कितना भी पैसा देने को तैयार हैं। आप जो चाहें दे सकते हैं। मेरी पत्नी और मेरी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने ज़िंदगी का ज़्यादातर समय कड़ी मेहनत करके बिताया है और अब मेरे मन में कोई और बात नहीं है। मैं बस अपनी पत्नी के साथ एक बच्चा चाहता हूँ और पूरा परिवार साथ रहेगा। इसलिए यदि आप मुझसे वर्षों की अपनी बचत को खर्च करने के लिए भी कहें तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। अर्जुन सक्सेना ने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराए और कहा, हम पारिश्रमिक के बारे में बाद में बात करेंगे। जब तक आप गर्भवती नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा करें। सुनील सक्सेना ने कहा, चूंकि मास्टर किन ने ऐसा कहा है तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जब मेरी पत्नी गर्भवती होगी मास्टर किन, कृपया मेरे साथ विनम्र न हो, चाहे आप कितना भी पैसा चाहें जब तक मेरे पास है। जब सुनील सक्सेना और वान जियाओयंग ने सक्सेना परिवार छोड़ा तो वे दोनों बहुत खुश थे। अनन्या शर्मा ने उन्हें विदा किया और मुस्कुराते हुए वापस आईं। उन्होंने कहा, वाह अर्जुन सक्सेना, तुम कमाल हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी समस्या सुलझाने में उनकी मदद कर पाओगे। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखा, मुस्कुराया और बोला, क्या किसी और को बच्चा हो सकता है? तुम इतनी खुश क्यों हो?
अनन्या शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे उनके लिए बहुत खुशी है। देखिए, मिसेस वान को बच्चे बहुत पसंद हैं। आपने उनकी इस बड़ी समस्या को सुलझाने में मदद की। ये बहुत अच्छा काम है। और मैं खुद एक माँ हूँ। मुझे पता है कि बच्चा कितना प्यारा है और माँ बनना कितना गर्व की बात है। मुझे उम्मीद है कि श्रीमती वांग भी इस एहसास को महसूस कर पाएंगी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मेरे परिवार की अनन्या बहुत दयालु है। भगवान आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे और दंपति को जल्द ही एक बच्चा होगा। ये सुनकर अनन्या शर्मा खुशी से हंस पड़ी। बेशक वह भगवान पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाएगी, वह सिर्फ इतना जानती है कि अगर अर्जुन सक्सेना ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अर्जुन सक्सेना अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। 17 दिसंबर को तीनों बच्चे अंततः 8 महीने के हो गए। हर महीने की 17 तारीख को अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ज्यादा ध्यान देंगे। हालांकि यह जन्मदिन नहीं है, फिर भी यह बच्चों के लिए बहुत खास दिन है। इससे पहले हर महीने की 17 तारीख को अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना छोटे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करते थे। पिछले महीने मैंने पहली बार मांस खाया था। पिछले महीने मीट ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। इस महीने अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को पेरेंट चाइल्ड स्विमिंग पूल में साथ में तैराने की योजना बनाई। इससे पहले कि अर्जुन सक्सेना ने नीचे एक छोटा स्विमिंग पूल बनाया, छोटे लोग हर बार खेलते समय बहुत खुश थे। लेकिन हाल ही में मौसम ठंडा हो रहा है। मुंबई सामूहिक हीटिंग नहीं है। कमरा अभी भी थोड़ा ठंडा है, भले ही एयर कंडीशनर चालू हो। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि पानी हमेशा गर्म रहेगा। तो नन्हे बच्चे कई दिनों से तैराकी नहीं कर पाए हैं। अर्जुन सक्सेना ने पहले इस दिन बच्चों को अनन्या शर्मा के साथ तैराकी के लिए ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन बदलावों के साथ उनकी योजना नहीं बन पाई। 16 तारीख की रात को अनन्या शर्मा को लू होंगलियन से जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मिला। जब बच्चे 8 महीने के हुए तो संयोग से मिस तियान तियान का जन्मदिन था। वे भी इसी साल इस समुदाय में आए थे और वे ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे। पिछली बार तीनों नन्हे बच्चों के साथ खेलने के बाद तियान तियान को तीनों नन्हे बच्चे बहुत पसंद आ गए थे। एक छोटा सा बच्चा और वे समुदाय में फिर से मिले, इसलिए इस जन्मदिन की पार्टी में लू होंगलियन ने अर्जुन सक्सेना के परिवार को तुरंत आमंत्रित किया। इसलिए तैराकी की योजना टाल दी गई। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों और अनन्या शर्मा को तियान तियान की जन्मदिन पार्टी में ले जाने का फैसला किया। आखिरकार वे कुछ ही दिनों में सान्या जाएंगे। क्या आपको डर है कि सान्या में तैराकी का मौका नहीं मिलेगा? 17 तारीख की सुबह तीनों बच्चे अभी भी सो रहे थे और अनन्या शर्मा जल्दी उठ चुकी थी। जब अर्जुन सक्सेना नाश्ता करके लौटे तो उन्होंने पाया कि स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला था और अनन्या शर्मा अंदर खड़ी इधर उधर देख रही थी। अनन्या, क्या कर रही हो? अर्जुन सक्सेना पास आया और पीछे से अपनी पत्नी की कमर पकड़ते हुए पूछा। अनन्या शर्मा ने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया और कहा, मैं तियान तियान के लिए एक उपहार चुन रही हूँ। यहाँ से उपहार चुनें। क्या नीचे जाना ज्यादा सही नहीं होगा? कई बच्चों को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो सुनील सक्सेना और उनकी पत्नी ने कुछ दिन पहले भेजी थीं। जैसे 2 साल के बच्चे के लिए खिलौना कार ज़्यादा उपयुक्त है। क्या तियान तियान ठीक नहीं रहेगा? अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह उपहार अच्छा है, लेकिन आखिरकार इसे पैसे से खरीदा गया है और मेरे पास इसे खुद बनाने का दिल नहीं है। मैं तियान तियान के लिए तुम्हारी लकड़ी की नक्काशी वाली एक चीज़ लेने जा रही हूँ। पिछली बार जब बच्चे तियान तियान के साथ खेले थे तो मैंने देखा था कि उसे आन्या के लकड़ी की नक्काशी वाले खिलौने बहुत पसंद आए थे। उसे यह उपहार उसे जन्मदिन पर देने में बहुत खुशी होगी। अर्जुन सक्सेना उसकी तरह सावधान नहीं है और वह अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देता, इसलिए वह नहीं जानता कि तियान तियान को उसकी लकड़ी की नक्काशी पसंद है। लेकिन चूंकि उनकी पत्नी ने ऐसा कहा था, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, तो फिर मैं भी आपके साथ ही चुनाव करूंगा। अंत में दोनों ने परी लकड़ी की नक्काशी का एक सेट चुना। स्नो वाइट और 7 बौने, कुल 8 छोटी लकड़ी की नक्काशी, जिनमें से प्रत्येक बहुत अभिव्यंजक दिखती थी, विशेष रूप से स्नो वाइट, जिसके कपड़े विशेष रूप से सुंदर थे। अर्जुन सक्सेना द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किए गए फूलों और पेड़ों की लकड़ी की नक्काशी का ये सेट, ये साधारण लकड़ी से ज़्यादा सुंदर दिखता है और इसके रंग भी चटक हैं। मुझे विश्वास है कि बच्चों को यह ज़रूर पसंद आएगा। उपहार चुनने के बाद अनन्या शर्मा कमरे में वापस चली गईं और परिवार के लिए आज पहनने के लिए कपड़े तैयार करने लगीं।
चूंकि आप एक जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सुंदर कपड़े पहनने होंगे। तीनों छोटे बच्चों को नए प्यारे कपड़े पहनने हैं और उन्हें और अर्जुन सक्सेना को भी सजना संवरना है। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए बच्चों वाले घरों में आमतौर पर एयर कंडीशनर चालू रहता है, इसलिए आपको अंदरूनी परत बहुत मोटी पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में बाहर जाते समय आपको मोटा कोट पहनने की ज़रूरत होगी। अनन्या शर्मा ने अपने लिए शुद्ध सफ़ेद मिंक ऊन स्वेटर चुना, जिसके साथ उन्होंने निचले शरीर के लिए नीली जीन्स और उसके ऊपर ऊंट के रंग का मोटा कश्मीरी कोट पहना। अपने आउटफिट से मैच करने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के लिए कपड़े चुनना जारी रखा। सामने की अलमारी में एक नज़र डालने के बाद अनन्या शर्मा को एक विचार आया और उसने उसी रंग का एक कोट निकाला जिसे काले स्वेटर और ग्रे ट्राउज़र के साथ मैच किया गया था। इस तरह जब दोनों उन्हें पहनेंगे तो उन्हें एक जोड़े की तरह महसूस होगा। सब कुछ तैयार होने के बाद अनन्या शर्मा तीनों बच्चों को नाश्ते के लिए जगाने गईं। जब परिवार नाश्ता कर रहा था तभी सुनील सक्सेना का फ़ोन आया। मास्टर किन, मेरी पत्नी ने कहा है कि आज वह बड़ा दिन है जब आपके तीनों बच्चे 8 महीने के हो जाएंगे। मैंने और मेरी पत्नी ने बच्चों के लिए एक उपहार तैयार किया है। ये सान्या से एक नौक है। इस नौक को खरीदे हुए हमें 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसे सिर्फ 2 बार चलाया गया है और यह समुद्र के किनारे बेकार खड़ी रही है। इस बार आप सान्या जा रहे हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नौक से संबंधित जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पर भेज दी है। मैंने बिक्री और ख़रीद की सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। अनुबंध कल सुबह आपके घर पहुंच जाएगा और आप उस समय उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन सक्सेना ने तीनों बच्चों को बताया कि एक नया उपहार आया है। तीनों नन्हे मुन्नों को तो पता ही नहीं था कि ये यॉट किस लिए है, लेकिन ये सुनकर अनन्या शर्मा खुश होकर बोली, सान्या का यॉट। इस बार हमारे लिए सफ़र करना अच्छा रहेगा ना? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा। सुनील सक्सेना ने भी ऐसा ही सोचा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम वहां जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह उपहार दिया। क्या ये थोड़ा महंगा है? अब जबकि उन्होंने अभी तक बच्चा नहीं किया है, चलो इतने महंगे तोहफे की बात करते हैं, अच्छा रहेगा ना? अनन्या शर्मा ने पूछा। वे सभी जानते हैं कि नौक महंगी होती है। अर्जुन सक्सेना ने यॉट की जानकारी देखी और कहा, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी, बहुत आलीशान यॉट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 2 साल पहले खरीदी गई जानकारी में इसकी कीमत 2.75 मिलियन बताई गई थी। कोई बात नहीं। खैर अर्जुन सक्सेना, तुम इस जोड़े की मदद ज़रूर कर सकते हो। चलो पहले ये तोहफा स्वीकार करते हैं। जब हम घूमने जाएंगे तो अपनी याट चलाकर समुद्र में खेल सकते हैं और सान्या से लौटने के बाद भी याट वहीं किराए पर दी जा सकती है और किराया भी एक और कमाई होगी। अनन्या शर्मा ने जो कहा वो बहुत योजनाबद्ध है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, अपनी पत्नी का छोटा सा हाथ पकड़ा और बोले, मेरी अनन्या तो वाकई एक वित्तीय विशेषज्ञ है। तुमने तो बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है। अनन्या शर्मा ने जीभ बाहर निकाली और कहा, ये क्या है? सुनील सक्सेना और बाकियों के लिए ये यॉट सान्या की तरफ है। ये एक ऐसा साधन है जो कभी भी यात्रा के लिए तैयार है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही मिलेगा, लेकिन हमारे लिए इसे सामान्य रूप से बर्बाद नहीं किया जा सकता। हम अब एक बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें इसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए और जब हमें इसकी आवश्यकता न हो तो इसे किराए पर दे देना चाहिए। ठीक है, तो इस बार जब हम सान्या जाएंगे तो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लेंगे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह 9 बजे अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना अपने तीनों बच्चों के साथ तियान के घर गए। तियान का घर 7वीं इमारत में है, जो उनके घर की तरह ही एक छोटी ऊंची इमारत है। घर का सामान्य लेआउट वही है, लेकिन सजावट की शैली अलग है। आज तियान का जन्मदिन है और लू होंगलियन ने विशेष रूप से घर में अच्छा माहौल बनाने की व्यवस्था की है। जब अर्जुन सक्सेना और उनका परिवार अंदर आया, लू होंगलियन और उनकी पत्नी उन्हें लेने के लिए दरवाजे पर रुके। तियान खुशी से दौड़ा, तीनों बच्चों को देखा और कहा, आरव, आन्या, रिया, मेरे घर में आपका स्वागत है। अंदर आओ और खेलो, मेरे घर पर बहुत सारे खिलौने हैं। छोटी लड़की अपने छोटे भाइयों और बहनों को घर में आने देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। ये देखकर कि बच्चे खुश हैं, वयस्कों ने तुरंत मेहमानों का स्वागत किया। कमरे में प्रवेश करने के बाद अनन्या शर्मा ने स्नो वाइट और 7 डॉर्फ्स वाला उपहार बॉक्स तियान को सौंप दिया,
तियान तियान, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। यह आपके चाचा चाची ने आपके लिए चुना हुआ तोहफा है। देखिए आपको पसंद आता है या नहीं। तियान तियान ने बॉक्स खोला और जब उसने अंदर लक्ष्यों का पूरा सेट देखा तो वह उत्साह से उछल पड़ा। ये लकड़ी से बना एक छोटा सा खिलौना है। मुझे ये बहुत पसंद है भाई बहन, हर बार जब वो कोई खिलौना लेकर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ ने बताया था कि ये खिलौना मेरे चाचा ने बनाया है। वैसे ये सेट भी चाचा ने ही बनाया है, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तियान तियान, क्या तुम अपने चाचा चाची का शुक्रिया अदा नहीं करती? ये तोहफा बहुत कीमती है। लू होंगलियन ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। तियान तियान ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से कहा, धन्यवाद चाचा और चाची, मेरे घर में आपका स्वागत है। उसके बाद छोटे लड़के ने खुशी खुशी उपहार लिया और बच्चों के साथ खेलने चला गया। लू होंगलियान के पति ली जिक्सियांग ने कहा, श्रीमान सक्सेना, श्रीमती किन, आप दोनों बहुत विनम्र हैं। बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में आना बस आपको एक जीवंत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। आप दोनों इतना महंगा उपहार क्यों लाए हैं? मुझे माफ करना, अर्जुन सक्सेना ने कहा। श्री ली, आपका स्वागत है। ये सभी गैजेट मेरे द्वारा हाथ से बनाए गए हैं, जब तक तियान तियान को ये पसंद आते हैं। ली जिक्सियांग ने कहा, श्रीमान सक्सेना, मैंने आपका नाम सुना है और हम ये भी जानते हैं कि आपकी कृतियां विश्व संग्रह में सूचीबद्ध हैं। सांकिन झाई हमारे विश्वविद्यालय नगर में बहुत लोकप्रिय है। आपकी ये कृतियां अब संग्रह में हैं। ये बहुत मूल्यवान होंगी। हाँ मिस्टर सक्सेना, मिसेस किन, आप दोनों हमारे परिवार तियान तियान का जन्मदिन मनाने में मदद करने के लिए बच्चों को लेकर आए हैं। हम पहले से ही बहुत खुश हैं। तियान तियान अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करता है। आज तुम आ रहे हो, ये जानकर वह बच्चा पूरी सुबह खुश रहा है। अंदर आओ और बैठो, तुम दोनों बच्चे पहले से ही खेल रहे हैं। आंटी ली 2 कप गर्म चाय लेकर आई और लू होंगलियन ने अनन्या शर्मा को अपने पास बैठाकर फ़ोन रख दिया। घर के अंदर का एयर कंडीशनर बाहर से कहीं ज्यादा गर्म था। घर में घुसते ही अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों ने अपनी जैकेट उतार दी। ली जिक्सियांग और अर्जुन सक्सेना बातें कर रहे थे और अनन्या शर्मा ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन सक्सेना की जैकेट उतार दी। लू होंगलियन उसे अपना कोट वहां शेल्फ पर टांगने के लिए ले गया। कपड़े टांगते समय लू होंगलियन ने अनन्या शर्मा की तरफ देखा, मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, मिसेज किन, मिस्टर सक्सेना के साथ आपके रिश्ते वाकई बहुत अच्छे हैं और दोनों ने साथ में कपल कपड़े पहने हैं। अनन्या शर्मा के विचार प्रकट हुए और वह मीठी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। तियान तियान खुशी खुशी अपने छोटे भाई बहनों को घर में ले आया। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लिविंग रूम अर्जुन सक्सेना के घर जैसा ही है और वहाँ एक बड़ा सा रेंगने वाला कंबल भी है। तियान तियान की छोटी बहन लिटिल स्ट्रॉबेरी अंदर खेल रही थी। तियान तियान ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और उम्मीद से पूछा, अंकल, क्या मैं अपने छोटे भाई बहनों को अंदर खेलने के लिए ला सकता हूँ? मैं और मेरी छोटी बहन दोनों अंदर खेलते हैं और मेरे खिलौने भी अंदर हैं। माँ ने कहा है कि अंदर सब सुरक्षित है। अर्जुन सक्सेना ने उसके छोटे से सिर को छुआ और कहा, बिल्कुल, मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों को भी साथ लाऊंगा और तुम दोनों साथ में बाड़ में खेल सकते हो। तियान तियान ने खुशी से तालियां बजाईं और बाड़ में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत किनारे पर गई और अपने सभी खिलौने ले गई। भाई आरव, बहन आन्या, बहन रिया, ये सब मेरे खिलौने हैं, चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं, ठीक है? आरव को नए खिलौने सबसे ज्यादा पसंद हैं। जब उसने इतने सारे नए खिलौने देखे जिनसे उसने पहले कभी नहीं खेला था, तो वह खुशी से रेंगकर उनके पास गया। आन्या तुरंत पीछे आ गई, उसे सिस्टर तियान तियान के साथ खेलना पसंद है कि शिन चुपचाप उसके पीछे चला गया। छोटे लड़के को यह याद नहीं था कि उसे आखिरी बार कब अपने भाई बहन के साथ परेशानी हुई थी और उसकी रुचि भी थोड़ी कम लग रही थी। इसके अलावा किसी और के घर पर मेहमान बनना एक परिचित वातावरण नहीं है और किशिन थोड़ा उदास लग रहा है। तियान तियान उनके लिए खिलौने लेकर आए। उसे अपने छोटे भाई बहन बहुत पसंद थे, इसलिए वह उनके लिए अपने सभी पसंदीदा खिलौने लेकर आए। उसने एक आलीशान लाल भालू निकाला और आरव को देते हुए कहा, भाई आरव, क्या ये भालू तुम्हारे साथ खेलेगा? ये भालू बहुत ताकतवर है, कहानियां सुना सकता है और गा भी सकता है। आरव ने अपने सामने गुलाबी रंग के टेडी बियर को देखा, उसके छोटे से चेहरे पर स्तब्धता के भाव थे। छोटे लड़के ने झिझकते हुए टेडी बियर को उठा लिया।
जब तियान तियान ने देखा कि उसने इसे ले लिया है तो वह तुरंत बॉक्स के पास गया और दो प्यारी बाबी गुड़िया निकाली, एक आन्या और एक रिया के लिए। बहन आन्या, बहन रिया, चलो बाबी खेलते हैं, तुम उसके कपड़े बदल सकती हो। आन्या और रिया ने अपने हाथों में भरे बड़े खिलौने को देखा, वे भी थोड़ी उलझन में थीं। आरव के हैरान होने का कारण यह है कि उसे आमतौर पर घर पर गुलाबी खिलौने पसंद नहीं आते, जबकि अन्या और रिया उलझन में है क्योंकि उन्होंने कभी बाबी जैसे खिलौनों के साथ नहीं खेला है। अपने खिलौने उनके साथ साझा करने के बाद तियान तियान बड़ी रुचि के साथ उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि तीनों छोटे बच्चे बहुत रुचि नहीं दिखा रहे थे। भाइयों और बहनों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें अपनी बहन के खिलौने पसंद नहीं? तियान तियान ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। इस समय लू होंगलियन और अनन्या शर्मा, जिन्होंने अपने कपड़े टांगने का काम पूरा कर लिया था, बाड़ में घुस गए। जब लू होंगलियान ने उन खिलौनों को देखा जो तियान तियान उनके लिए लाए थे, तो वह हंस पड़ी, अपनी बेटी के सिर को सहलाया और कहा, तियान तियान, ये खिलौने जो तुम लाए हो, मेरे छोटे भाई बहन अभी तक नहीं खेल सकते हैं। अनन्या शर्मा भी मुस्कुराई, संदिग्ध तियान तियान को देखकर बोली, तियान तियान, मेरे छोटे भाई और बहन अभी भी अपेक्षाकृत छोटे हैं, वे अभी भी आपके खिलौनों को नहीं समझते हैं, वे आमतौर पर घर पर बच्चे के खिलौनों के साथ खेलते हैं। और हाँ, आरव छोटा भाई है। छोटे भाई को आमतौर पर कारों से खेलना पसंद होता है, जो छोटी बहनों से अलग है। अगर तुम छोटी बहनों को गुलाबी भालू दोगे तो छोटी बहनों को बहुत अच्छा लगेगा। लू होंगलियन ने कहा। जियो तियान तियान समझ गया और फिर से बॉक्स में गया और नीचे की मंजिल पर कार को बाहर निकाला। वह और उसकी बहन दोनों लड़कियां हैं और घर की कार में ज्यादा खिलौने नहीं हैं। ये कार भी दूसरों का दिया हुआ खिलौना है, पर उसने इससे कभी नहीं खेला। वह कार लेकर आरव के पास गई और बोली, भाई आरव, क्या तुम्हें इससे खेलना पसंद है? यह एक खींचने वाली कार है। जब आप इसे पीछे खींचेंगे तो कार अपने आप आगे की ओर दौड़ेगी। तियान तियान ने इसका प्रदर्शन किया और आरव को तुरंत दिलचस्पी हो गई और वह खुशी खुशी कार के पीछे पीछे चलने लगा और खिलखिलाने लगा। ये दृश्य देखकर तियान तियान ने खुशी से सिर उठाया और कहा, भाई को ये पसंद है। फिर वह टेडी बियर ले आई जिसे आरव ने एक तरफ छोड़ दिया था और उसे अन्या और रिया के सामने ले आई, अपनी छाती पर छोटे दिल के स्विच को दबाया और गुलाबी छोटा भालू जमीन पर बैठ गया और एक नर्सरी कविता गाए। आन्या और रिया तुरंत आकर्षित हो गईं। दो जोड़ी बड़ी काली आंखें उसके सामने खड़े छोटे भालू को उत्सुकता से देख रही थीं। माना जा सकता है कि उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए उपयुक्त खिलौने मिल गए हैं। तियान तियान खुशी से मुस्कुराया और अपनी छोटी बहनों के साथ खेलने के लिए मुड़ा। आन्या अपनी बहन के सामने बहुत जिंदा दिल है। हालांकि अब वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, तियान तियान से सहज बातचीत नहीं कर पाती, लेकिन आन्या की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण तियान तियान अभी भी बहुत खुश है और दोनों जल्दी ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। केशिन को वह छोटा भालू भी बहुत पसंद है जो गाता है, नाचता है और कहानियां सुनाता है। जब छोटा भालू गाता तो वह भी मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगती, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी बहन तियान तियान के साथ खेलते हुए दिखाई देती। दोनों इतने खुश थे कि मानो अपना वजूद ही भूल गए हों। केशिन उस दिन जो हुआ उसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी। हालांकि अर्जुन सक्सेना ली जिक्सियांग से बातें कर रहा था, फिर भी उसका ध्यान बीच बीच में बच्चों पर ही था। रिया के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर वह आन्या के पास गया और बोला, आन्या, चलो मेरी बहन के साथ खेलते हैं। आन्या ने पलटकर अपनी बहन को देखा जो पीछे रह गई थी। वह छोटा लड़का तुरंत पलटा और रेंगते हुए रिया का हाथ पकड़कर बोला, बहन बहन खेल। केशिन को बस थोड़ी सी तकलीफ हुई जब उसकी बहन ने उसे अचानक खींच लिया और छोटा भालू स्तब्ध रह गया। जब उसने प्रतिक्रिया दी तब तक तियान तियान लिटिल बियर को तीनों के बीच में ला चुका था। आइए एक और गाना सुने, ये छोटा भालू बहुत सारे गाने गा सकता है। तियान तियान ने बीच में छोटे दिल को फिर से दबाया और छोटे भालू ने तुरंत दो बाग गाए। केशिन की ध्वनि बोध अपने भाई बहनों से बेहतर है। कुछ देर संगीत सुनने के बाद वह उसकी धुन पर गुनगुनाने लगी। बेशक वह छोटा लड़का गा नहीं सकता था, लेकिन जो धुन वह गुनगुनाता था वह बमुश्किल ही उसकी बराबरी कर पाती थी। तियान तियान ने आश्चर्य से कहा, वाह बहन रिया, आप बहुत अद्भुत हैं। आपने वास्तव में यह नर्सरी कविता एक ही बार में सीख ली। मेरी माँ हर दिन मेरी बात सुनती है और फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता।
अचानक अपनी बहन द्वारा प्रशंसा किए जाने पर केशिन की पुतलियां तुरंत थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में खुशी और गर्व के भाव थे। लगता है नन्हा बच्चा समझ गया है कि बहन आन्या को बहन तियान के साथ खेलना इतना पसंद क्यों है। पता चला कि नए दोस्त और भाई बहन वाकई अलग होते हैं। केशिन खुशी से हंसने लगी और जल्द ही खुशनुमा माहौल में शामिल हो गई तथा अपनी दोनों बहनों के साथ खेलने में बहुत मजा करने लगी। दूसरी ओर आरव के अलावा तियान की बहन जियो स्ट्रॉबेरी कारों के साथ खेलने की आदी है। छोटा स्ट्रॉबेरी अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है और केवल चटाई पर लेट सकता है। अपने सामने से गुजरती कार को देखकर छोटा लड़का हर बार खुशी से खिलखिला उठता है। आरव को लिटिल स्ट्रॉबेरी की लिबू सबसे ज्यादा पसंद है। उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते देख वो हर बार कार उठाकर उसके सामने खेलने लगता है। लिविंग रूम का माहौल बहुत ही जीवंत था। रसोई में आंटी ली दोपहर का खाना बना रही थीं। इस समय दरवाजे की घंटी अचानक बजी और तियान जो खेल रही थी तुरंत उत्साह से उछल पड़ी। अपने हाथों को थपथपाया और कहा, मेरा केक यहाँ है माँ, क्या यह मेरा केक है? लू होंगलियन मुस्कुराते हुए खड़े हुए, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मेरी माँ ने अन्य मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए ये हमारे तियान का केक होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि तियान केक खा सकता है। बहन आन्या, बहन रिया, आप भी बहुत खुश हैं ना? आप बाद में मेरी बहन के साथ केक खा सकती हैं। तियान ने अपने सामने खड़ी दोनों बहनों से खुश होकर कहा जब उसने लू होंगलियन को केक लेने के लिए दरवाजे पर जाते देखा। हालांकि आन्या और रिया को नहीं पता था कि केक क्या होता है, लेकिन अपनी बहन को इतना खुश देखकर दोनों छोटे बच्चे भी सहयोग में मुस्कुराए। लू होंगलियन जल्दी से केक लेकर अंदर आया। केक के बाहर एक पारदर्शी डिब्बा था और एक नज़र में ही उस पर छोटी राजकुमारी का 2 परतों वाला केक दिखाई दे रहा था। तियान इतनी उत्साहित थी कि वह खुशी से बाढ़ के किनारे तक दौड़ी और उत्साहित होकर बोली, मेरा केक आ गया है। कितना सुंदर केक है माँ, क्या अब हम केक खाएं? मैं अब अपना जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। उसकी छोटी लालची बिल्ली ने बड़ों को हंसाया। लू होंगलियन ने कहा, ठीक है तो चलो अब अपना जन्मदिन मनाते हैं और केक खाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब मैं केक खा सकता हूँ। आरव, आन्या, रिया, तुम भी खुश नहीं हो? तियान वापस बाढ़ की ओर मुड़ा और तीनों नन्हे बच्चों के साथ खेलना जारी रखा। क्योंकि घर पर बच्चों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थीं, लू होंगलियन ने सीधे बाढ़ के बगल में कॉफ़ी टेबल रख दी और वयस्क बच्चों की देखभाल करने के लिए वहां सोफे और उनके बगल में छोटे स्टूल पर बैठ गए। जैसे ही सुंदर बड़ा केक बाहर निकाला गया, आरव, यूटोंग और केशिन सभी इस दिशा में देखने लगे। बच्चों के केक इतने चमकीले रंग के होते हैं कि बच्चे भी पहली बार में ही उन्हें पहचान लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली पशु क्रीम से मीठी सुगंध आती है और तीनों छोटे बच्चे जब पहली बार जन्मदिन का केक देखते हैं तो उत्सुकता से भर जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चे बाढ़ के किनारे रेंगते हुए आए, बाढ़ के पास खड़े हो गए, कॉफ़ी टेबल पर रखे केक को देखते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करने लगे। नन्हे मुन्ने अब बाढ़ का किनारा पकड़कर कुछ कदम चलने में सक्षम हैं। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना आमतौर पर जानबूझकर ऐसा प्रशिक्षण नहीं देते, क्योंकि बच्चे आज 8 महीने के हो गए हैं और उनके शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से वे अभी लंबे समय तक सीधे चलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए वे प्रवाह के साथ चलेंगे और छोटे बच्चों को स्वयं ही इसका हल निकालने देंगे। लू होंगलियन ने केक पर मोमबत्तियां लगाईं। तियान को रंगीन मोमबत्तियां पसंद आईं, इसलिए उसने अपनी माँ से और मोमबत्तियां लगाने को कहा। इसलिए लू होंगलियन ने केक पर 12 मोमबत्तियां रख दीं। उनके बगल में बैठे पापा ली तुरंत मोमबत्ती जलाने के लिए लाइटर लेकर आ गए। अनन्या शर्मा ने जन्मदिन का गीत गाने की पहल की और अर्जुन सक्सेना और लू होंगलियन भी तुरंत उनके पीछे आ गए। जब केशिन ने माता पिता को गाते सुना तो वह भी अपने पीछे गुनगुनाने लगी, जबकि आरव और यूटोंग ने मुस्कुराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सभी का गायन सुनकर तियान शर्मीली मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। तियान, अब तुम एक इच्छा कर सकती हो और मोमबत्ती बुझा सकती हो। तुम अपनी आंखें बंद करो और एक इच्छा करो और फिर मोमबत्ती बुझाने के लिए अपनी आंखें खोलो। लू होंगलियन ने कहा। तियान ने खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं, चुपचाप एक इच्छा की, फिर अपनी आंखें खोलीं और मोमबत्तियां बुझाने के लिए अपना मुंह खोला। हु तियान एक शक्तिशाली बल के साथ आया, लेकिन केवल हवा का एक छोटा सा झोंका ही अंदर लाया गया। मोमबत्ती पर मोमबत्ती टिमटिमा रही थी और बेतहाशा जलती रही।
एक ही सांस में एक भी मोमबत्ती नहीं बुझी और तियान तियान उलझन में पड़ गया। उनके बगल में बैठे बड़े लोग हंस पड़े। आंटी ली ने युद्ध में जाकर अपनी पोती को मोमबत्तियां बुझाना सिखाया। तियान तियान ने खूब पढ़ाई की, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छा नहीं था। 2 मोमबत्तियां बुझाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाकी 10 मोमबत्तियां अभी भी बेतहाशा जल रही थीं। जब आरव, अन्या और रिया ने अपनी बहन की दुर्दशा देखी तो वे तीनों चिंतित हो गए। वे सभी अपनी बहन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी मोमबत्तियां नहीं बुझाई थीं, लेकिन सौभाग्य से इस समय उनकी नकल करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। आंटी ली द्वारा कुछ बार सिखाने के बाद ऐसा लगा कि आरव को मूल बातें आ गई हैं। उसका छोटा सा मुंह सुनहरी मछली की तरह खुल रहा था और बंद हो रहा था, और उसके मुंह से घरघराहट की आवाज निकल रही थी। जब आंटी ली ने ये देखा तो वह खुशी से मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आरव ने ये किया था। तियान तियान, आप देख सकते हैं कि भाई आरव ने बहुत अच्छा काम किया है। तियान तियान ने आरव की ओर देखा, उसकी हरकतें समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मूल बातें समझ नहीं पाए। ये देखकर कि मेरी बहन लंबे समय से मोमबत्तियां नहीं बुझा पा रही थी, आरव बाड़ में पैर रखने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह स्वयं युद्ध में जाना चाहती थी और अपनी बहन को मोमबत्तियां बुझाने में मदद करना चाहती थी। ये बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता। तियान तियान थोड़ा नाराज हुआ। परिणामस्वरूप जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक एक बाह ध्वनि सुनी और तियान तियान सदमे में उछल पड़ा और उसकी गर्दन के पीछे ठंड लग गई। अरे बहन आन्या, तुम मुझ पर क्यों थूक रही हो? यू डोंट, जो उसके पीछे थी, ने अपनी बहन की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने वहां मोमबत्ती पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मुंह में पूह पूह को दबाए रखा। लू होंगलियन मुस्कुराया और बोला, तियान तियान, बहन आन्या तुम पर थूक नहीं रही है, वह तुम्हारे लिए मोमबत्तियां बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह तुम्हारी तरह मोमबत्तियां नहीं बुझा सकती। तियान तियान एक पल में समझ गई और अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढक लिया और चुपके से मुस्कुराई, ही मेरी बहन बहुत मजा किया है, मैं मोमबत्ती फूंकने और थूकने में अंतर नहीं बता सकती, लगता है बहन रिया को भी नहीं पता। तियान तियान ने दाव रिया को देखा और पाया कि छोटा लड़का अपने मुंह से ध्यान से थूक रहा था, लेकिन यह एक उड़ाने की क्रिया नहीं थी, बल्कि पफ पफ कर रहा था। छोटा बच्चा इस क्रिया से परिचित है। मैं अक्सर यह क्रिया तब करता हूं जब दांत निकलते समय मेरे मुंह में असुविधा होती है। आंटी ली की शिक्षा को देखने के तुरंत बाद केशिन को तुरंत ये क्रिया याद आ गई, इसलिए उसने खुशी से मोमबत्ती पर पुपु किया। दोनों छोटी बहनों की प्रतिक्रिया सुनकर तियान तियान जोर से हंस पड़ी। वह इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गई कि उसे मोमबत्तियां बुझाना नहीं आता था। बहनें बहुत प्यारी होती हैं, ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो मोमबत्तियां नहीं बुझा सकती, और न ही मेरी बहनें ही माता पिता छोटे बच्चों की प्यारी प्रतिक्रियाओं से खुश थे, और अंततः दादी की मदद से तियान तियान ने सभी मोमबत्तियां बुझा दीं। बुझी हुई मोमबत्ती को देखकर उसके पीछे कड़ी मेहनत करने वाले 3 छोटे बिंदुओं ने आखिरकार राहत की सांस ली। आरव गर्व से भरा हुआ लग रहा था, मानो उसने मोमबत्ती बुझा दी हो। रिया और आन्या राहत महसूस कर रही थीं, क्योंकि वे अपनी बहन को मोमबत्तियां बुझाने में मदद करने के लिए बहुत थकी हुई थीं। लू होंगलियन ने केक पर लगे मोमबत्ती के तेल को साफ किया और तियान तियान का अभिवादन किया। तियान तियान, चलो अब केक खाते हैं। तियान तियान खुशी से कॉफी टेबल की ओर दौड़ी, अपनी हथेलियां ताली बजाए और कहा, बढ़िया, मैं आखिरकार केक खा सकती हूँ। केक काटने से पहले लू होंगलियन ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से पूछा, श्रीमान किन, श्रीमती किन, लिन परिवार के तीनों नन्हे मुन्नों को पूरक आहार मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। मैंने जो केक मंगवाया है वह उच्च गुणवत्ता वाली एनिमल क्रीम है। क्या बच्चे थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं? बच्चे का पेट बहुत नाजुक होता है और कई चीज़ें नहीं खाई जा सकती, जैसे क्रीम केक। थोड़ा सा चखना ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आमतौर पर घर पर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बच्चों के लिए ये खाद्य पदार्थ तैयार नहीं करते थे, लेकिन आज तियान तियान का जन्मदिन है और अब माहौल इतना अच्छा है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, चलो थोड़ी कोशिश करते हैं। ये देखकर कि वह सहमत हो गया है, लू होंगलियन 3 छोटे कटोरे ले आया और बच्चों के लिए थोड़ी क्रीम और थोड़ा केक बनाया। आरव, आन्या और रिया के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने केक देखा, और वे पहले से ही इसके चमकीले रंगों से आकर्षित थे। खासकर जब उन्होंने केक खाने के बाद तियान तियान की संतुष्ट अभिव्यक्ति देखी तो तीनों छोटे बच्चे लार टपकाने लगे। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना बच्चों को खिलाने के लिए केक लेकर गए। जैसे ही मीठी और चिकनी क्रीम उनके मुंह में गई, तीनों नन्हे मुन्नों की आंखें चमक उठीं।
आरव ने उत्साह से अपने पापा को डांस करने के लिए घसीटा। उनके मुंह से उत्साह से चीख निकल गई। जाहिर है उन्हें केक खाना पसंद है। आन्या और रिया का तो जिक्र ही न करें। दोनों छोटी बच्चियां क्रीम जैसी मीठी चीज का विरोध करने में असमर्थ थीं और अपने माता पिता का हाथ थामने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थीं और अधिक खाने की इच्छा रखती थीं। तियान तियान अकेले ही एक छोटे कटोरे में खाना खा रहा था। अपने छोटे भाई बहनों के खुश चेहरे देखकर तियान तियान दौड़कर उनके पास गया और बोला, भाई आरव, बहन आन्या और बहन रिया, तुम्हें भी केक खाना पसंद है ना? केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरी माँ आमतौर पर मेरे लिए केक नहीं खरीदती। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पास इतना बड़ा केक है। मैं एक बड़ा टुकड़ा खाना चाहता हूँ ना, आप भी अधिक खाएं। जन्मदिन का केक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप हर दिन खा सकते हैं। 3 छोटे बिंदुओं ने अपनी क्रिया से प्रतिक्रिया दी और सक्रियतापूर्वक क्रीम केक खाया। लेकिन क्योंकि तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा उन्हें थोड़ा सा ही खाना दे सकते हैं। इस तरह का मीठा खाना बच्चों के दांतों के लिए अच्छा नहीं होता और बच्चे जो पूरक आहार खाते हैं वह मूल रूप से बेस्वाद होता है। इस मीठे भोजन को ज्यादा खाने से बच्चे खाने में ज्यादा नखरे कर सकते हैं। तीनों छोटे बच्चों को केक का स्वाद चखाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने केक का कटोरा हटा लिया और तियान तियान को अकेला छोड़कर केक खाने लगा। आरव ने उत्सुकता से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, अपना हाथ बढ़ाया और केक मांगना जारी रखा। अनन्या शर्मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आरव, तुम और नहीं खा सकते। मैं तुम्हारा छोटा सा पेट खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना स्वादिष्ट भोजन चखने के बाद 3 छोटे बच्चे इतना ध्यान कैसे रख सकते थे? उनकी माँ उन्हें समझाती भी तो भी वे उनकी बात नहीं सुनते थे। आरव उनसे केक मांगता था, जबकि आन्या और रिया तियान तियान के कटोरे में रखे केक को देखकर उत्सुकता से अपनी बहन को पुकारती थीं। केक खा रही तियान तियान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ, अभी भी बहुत सारा केक है, क्या मैं अपने भाई बहनों को थोड़ा और दे सकती हूँ? लगता है उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लू होंगलियान ने अपनी बेटी के सिर पर थपथपाया और कहा, तियान तियान, छोटे भाई और बहन अभी भी बहुत छोटे हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे स्ट्रॉबेरी अभी तक केक नहीं खा सकते हैं। छोटे भाई और बहन अब बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, वे केवल थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं। अगले वर्ष जब आपका जन्मदिन होगा तो आपके छोटे भाई बहन भी आपकी तरह केक का एक बड़ा टुकड़ा खा सकेंगे। तियान तियान ने सिर हिलाया, दोनों छोटी बहनों के पास गई और दूधिया आवाज में उनसे बोली, बहन आन्या, बहन रिया, तुम अभी खाने के लिए बहुत छोटी हो। अगले साल जब मेरी बहन अपना जन्मदिन मनाएगी तो क्या तुम मुझे फिर से एक बड़ा केक खाने के लिए बुलाओगी? आन्या और रिया, जिन्होंने केक नहीं खाया था, मुंह बनाकर तुरंत रोने लगीं। आरव भी वाह वाह कहकर रोया और उसके पीछे बैठी छोटी स्ट्रॉबेरी ने देखा कि उसके भाई बहन रो रहे हैं और वह छोटा लड़का अंततः इसे सहन नहीं कर सका। उसने केक का एक भी निवाला नहीं खाया। जल्द ही लिविंग रूम में रोने की आवाज़ें आने लगीं और तियान तियान ने अपने सामने के दृश्य को देखा। कुछ देर के लिए वह थोड़ा घबरा गई। वयस्क भी असहाय थे। मेज पर रखा बड़ा केक टाइम बम बन गया है। लू होंगलियन के पास केक जल्दी से रसोई में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। तियान तियान के कटोरे में अभी भी केक था, इसलिए सभी छोटे बच्चों की नज़र तियान तियान पर थी। लू होंगलियान ने अपनी बेटी को थपथपाया, तियान तियान, तुम रसोई में जाकर चुपके से केक क्यों नहीं खा लेती? भाई बहन तुम्हें केक खाते देखकर लालची हो जाते हैं। अब वे ज़्यादा नहीं खा सकते। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। भाई बहन, ठीक है। तियान तियान ने तुरंत सिर हिला दिया। वह अपने छोटे भाई बहनों को रोते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह अपना छोटा कटोरा गोद में लिए जल्दी से रसोई में गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर छोटे भाई बहनों को देखने लगी। बड़े भी जल्दी जल्दी बच्चों को मनाने लगे। खुशकिस्मती से छोटे बच्चे बहुत भुलक्कड़ थे। सारे केक ले लिए जाने के बाद उनके माता पिता उन्हें मना रहे थे और खिलौने भी साथ थे और छोटे बच्चे जल्द ही बारिश से बच गए। जब तियान तियान ने ये दृश्य देखा तो वह खुशी से केक खाने के लिए वापस चली गई। लू होंगलियान अपनी बेटी के साथ रसोई में गई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा परिवार तियान तियान कितना प्यारा है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन अपने भाई बहनों की खातिर तुम रसोई में अकेले केक खा रही हो। माँ बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही है। जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। तियान तियान की प्रशंसा की गई और उसने तुरंत एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे भाई बहनों से ज़्यादा केक खा सकता हूँ, हालांकि मैं उन्हें छुपकर खाता हूँ,
दोपहर के समय अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्माली के घर लंच के लिए रुके। केक खाने के बाद तियान लंच नहीं कर पाया, इसलिए वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ बाड़े में खेलने लगा। दोपहर में सभी छोटे बच्चे नींद में थे और एक दो बाड़े में भी सो रहे थे। तियान आज सबसे खुश था, लेकिन आखिरकार वह अभी भी छोटा था और अपनी जैविक घड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह बाड़े में बैठे बैठे ही सो गया। जब वयस्कों ने ये दृश्य देखा तो वे अपने मुंह ढककर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। श्रीमती ली, तो हम आज वापस जाएंगे। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद और हमारे छोटे तियान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा जाने के लिए उठे और तीनों सो रहे बच्चों को धक्का देकर घर जाने को कहा। जब वे सड़क पर थे तो तीनों नन्हे मुन्ने पहले से ही घुमक्कड़ में फंसे हुए थे और सीधे सो गए। आमतौर पर उन्हें सुबह सोना होता है, लेकिन आज दोस्तों के साथ खेलने की वजह से वे बहुत उत्साहित थे और सो नहीं पाए। दोपहर में दूध पीने के बाद मैं सचमुच इसे और नहीं रोक सकता। अर्जुन सक्सेना ने 3 घुमक्कड़ों को धकेला और अनन्या शर्मा ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ सोते हुए बच्चों को देखा। अर्जुन सक्सेना, क्या आज आप खुश हैं? मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने तियान का जन्मदिन देखा तो मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। वे 4 महीने में 1 साल के हो जाएंगे। हमें उनके लिए एक शानदार कार्यक्रम रखना चाहिए। जन्मदिन की पार्टी, अनन्या शर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, जरूर, हमें अपने 3 प्यारे बच्चों का पहला जन्मदिन मनाना है। उस समय हम एक पार्टी भी रखेंगे और मिस्टर ली और बाकी लोगों को भी साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मैं प्रिया को बुलाना चाहती हूँ। उसने पहले ही बुकिंग करवा ली है। उसने कहा है कि जब बच्चों का जन्मदिन होगा तो वह जरूर आएगी। अनन्या शर्मा ने कहा, और मेरी रूममेट्स प्रिया मेहता और बाकी सभी को बच्चे बहुत पसंद हैं। जब समय आएगा जब बच्चे अपना जन्मदिन मनाएंगे तो मैं उन्हें खुश होने के लिए बुलाऊंगी। तब तक माता पिता जरूर आएंगे। उस समय वे 1 साल के होंगे, छोटे बच्चों जैसे, और चलना सीख गए होंगे। तब तक वे घर में दौड़ भाग भी कर पाएंगे। घर में अब से ज्यादा रौनक जरूर होगी। जब अनन्या शर्मा ने इस बारे में बात की तो उनके मन में पहले से ही तस्वीर का अंदाजा था और उनका चेहरा उम्मीदों से भरा था। अर्जुन सक्सेना भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का विकास उनके लिए भी पहला अनुभव होता है। एक नए माता पिता के तौर पर बच्चों के हर पल का बेसब्री से इंतजार होता है। उस वक्त तो नन्हे मुन्नों को केक नहीं खाना चाहिए था, है ना? शायद उस वक्त केक खाना आज जैसा ही होगा, नन्हे मुन्नों को रुलाना। अनन्या शर्मा को अभी अभी वो नज़ारा याद आया और अब वो हंसी रोक नहीं पा रही हैं। अर्जुन सक्सेना ने बगल से कहा, नहीं, जब हमारे बच्चे अपना जन्मदिन मनाएंगे तो मैं स्वयं उनके लिए केक बनाऊंगी। उस समय उनके खाने योग्य सामग्री का उपयोग करूंगी और तब मुझे आज जैसा स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और अंगूठे से कहा, अर्जुन सक्सेना, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आप बच्चों के लिए एक खजाना पिता हैं। अफसोस की बात है कि तीनों नन्हे मुन्ने सो गए और यह वाक्य सुन ही नहीं पाए। अगर उन्हें पता होता कि वे अपने जन्मदिन पर बेफिक्री से केक खा सकते हैं तो वे जरूर बहुत खुश होते। चूंकि बच्चों के लिए केक बनाने का काम आप पर है तो घर सजाने का काम मेरा होगा। अनन्या शर्मा ने बड़ी रुचि के साथ योजना बनाना शुरू किया। जब बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाएंगे तब भी हमें यहीं रहना चाहिए। हालांकि घर में हमारा नया घर नहीं है, फिर भी काफ़ी होगा और ऊपर और नीचे 2 मंजिलें हैं। जब बच्चों का जन्मदिन होगा तो हम पूरा लिविंग रूम खाली कर देंगे, बालकनी का सारा सामान नीचे कर देंगे और लिविंग रूम में बच्चों के लिए रेंगने वाले कंबल तैयार कर देंगे। उस समय बाड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारे घर के तीनों बच्चे पहले से ही चलने लायक हो जाने चाहिए। लिविंग रूम में कोई सोफ़ा नहीं है और वयस्क लोग जूते के कवर पहन सकते हैं और क्रॉल ब्लैंकेट पर बैठ सकते हैं ताकि वे बच्चों के साथ खेल सकें। मैं घर को बेहद खूबसूरत बनाने जा रही हूँ। कुछ हाइड्रोजन गुब्बारे फुलाकर छत पर टांग दूंगी और दीवारों पर कुछ रंग बिरंगे सजावटी सामान और गुब्बारे चिपका दूंगी। मैं बच्चों के लिए ढेर सारे नए खिलौने तैयार करूंगी और तब तक उनके पास ज़रूर होंगे कुछ अच्छे दोस्त। बच्चे लिविंग रूम में खिलौनों से खेल रहे होंगे। स्नैक्स ज़रूरी हैं, लेकिन इसे तैयार करने का काम आप सिर्फ अर्जुन सक्सेना पर छोड़ सकते हैं। वैसे जब बच्चे 1 साल के हो जाएंगे तो हम उनके लिए सप्ताह पकड़ने की भी तैयारी करेंगे।
जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह से सोचें तो हमारे 3 छोटे शिशुओं के पहले जन्मदिन में वास्तव में बहुत सारी गतिविधियां और संबंध हैं और वह दिन निश्चित रूप से बहुत जीवंत होगा। मैं अब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अर्जुन सक्सेना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अनन्या शर्मा की योजना सुनी। इसलिए बच्चों का पहला जन्मदिन अभी 4 महीने दूर है, लेकिन जब उन्होंने अनन्या शर्मा की योजनाएं सुनी तो अर्जुन सक्सेना के दिल में पहले से ही उस दिन की तस्वीर बन गई थी। अब बच्चों के लिए उपहार तैयार करने का समय आ गया है। उपहारों की बात करें तो अनन्या शर्मा थोड़ी परेशानी में थीं। अनन्या शर्मा ने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई उपयुक्त नाम नहीं मिल सका। वह अक्सर बच्चों के लिए खिलौने जैसी चीज़ें खरीदती है। अगर वह जन्मदिन का तोहफा है तो वह नया नहीं होता। बच्चों के लिए कपड़े खरीदना, ऐसा लगता है कि यह कोई बेतुका काम नहीं है, क्योंकि प्रिया मेहता बच्चों के जन्मदिन पर उनके लिए कपड़े ज़रूर तैयार करेंगी। वह बच्चों के लिए कपड़े खरीदना पसंद करती है। जहाँ तक सेफ्टी लॉक, सोने के कंगन, चांदी के कंगन आदि की बात है, तो माता पिता ने ये चीज़ें भी खरीदी हैं। उन्होंने और अर्जुन सक्सेना ने भी खरीदी हैं। जाहिर है कि ये जन्मदिन के उपहार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस बारे में सोचने के बाद अनन्या शर्मा को लगा कि चाहे उन्होंने जो भी खरीदा हो, वह बच्चों के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अर्जुन सक्सेना, आपने बताया कि बच्चों के पहले जन्मदिन पर उनके लिए बेहतर तोहफा क्या होगा? क्या आपके मन में कोई विचार है? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बच्चों के पहले जन्मदिन के लिए उपहारों के बारे में पहले ही सोच लिया है। इतनी जल्दी? क्या तुमने पहले से सोच रखा है? अनन्या शर्मा ने शक से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, खैर, मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था। यह क्या है? अनन्या शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता। बच्चों के जन्मदिन में अभी 4 महीने बाकी हैं। फिर मैं बच्चों के लिए कोई सरप्राइज खरीदूंगा। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने मुझे नहीं बताया कि बच्चे तो उस समय भी खुश होंगे। मुझे नहीं पता कि बच्चों को क्या उपहार दूं, आप मुझे संदर्भ के लिए बता सकते हैं? अच्छा, फिर जब मैं तैयारी शुरू करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। ये देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, अनन्या शर्मा बोली, ये बहुत रहस्यमय है। मुझे भी इसे गुप्त रखना होगा। नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ एक प्रारंभिक योजना है। मैंने अभी तक ये नहीं सोचा है कि यह कैसी होगी। अनन्या शर्मा ने शब्द सुने और कहा, ठीक है, तो जब आप तैयारी शुरू करें तो मुझे बताएं। मैं आपको विचारों के साथ मदद कर सकती हूँ और मैं अपने उपहारों को भी हल कर सकती हूँ। रास्ते में दोनों हंसते बोलते रहे और जल्दी से घर लौटकर तीनों नन्हे मुन्नों को वापस पालने में डाल दिया। तीनों बच्चे शायद बहुत थके हुए थे, इसलिए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें उठाकर वापस पालने में डाल दिया। वह पालने में उठा नहीं और गहरी नींद सो गया। अनन्या शर्मा ने बच्चों के चेहरे पर चुंबन लिया और धीरे से कहा, आरव, आन्या, रिया, आज तुम 8 महीने के हो गए हो। हालांकि मैं आज तियान की जन्मदिन पार्टी में गया था, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के लिए इस दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनके 3 छोटे बच्चे हैं, जो सभी 8 महीने के हैं। आज से वे एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। पलक झपकते ही 1 और सप्ताह बीत गया और 23 तारीख को अनन्या शर्मा जल्दी उठी और सामान पैक करना शुरू कर दिया। कल सुबह परिवार छुट्टियों के लिए सान्या के लिए रवाना होगा। इस बार अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने तीनों आंटियों से पूछा कि क्या वे उनके साथ चलना चाहेंगी, लेकिन क्योंकि वे इस बार लंबे समय के लिए गए थे और बीच में नए साल का दिन था, इसलिए तीनों आंटियों ने कहा कि वे नए साल के दिन घर पर ही रहेंगी, क्योंकि उनके बच्चे वापस आ जाएंगे। मौसी तो नहीं जा सकी, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने भी अपनी सहमति जताई। अर्जुन सक्सेना, इस बार हम दोनों ही तीनों बच्चों को लेकर गए। जब हम सान्या पहुंचे तो उनके माता पिता भी वहां मौजूद थे। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे बच्चों को नहीं ले जा रहा है। बस हमें रास्ते में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अनन्या शर्मा रोड। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अनन्या, चिंता मत करो, इस बार हम हवाई जहाज़ से जाएंगे। मैं कल अपनी मौसियों को हवाई अड्डे ले जाऊंगा और फिर सीधे हवाई जहाज़ में चढ़ जाऊंगा। बच्चों को हवाई जहाज़ में ले जाने में हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अनन्या शर्मा को अभी भी कुछ चिंताएं हैं। हमारे तीनों बच्चे अभी तक हवाई जहाज़ पर नहीं गए हैं और मुझे नहीं पता कि तब तक बच्चे असहज हो जाएंगे या नहीं। हम दोनों ही बच्चों की देखभाल करेंगे। मुझे डर है कि उस समय तक हम बहुत व्यस्त हो जाएंगे।
मैंने हवाई जहाज से यात्रा करने वाले शिशुओं के लिए सावधानियों की जांच की है और यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और हमारे शिशु 8 महीने से अधिक उम्र के हैं, इसलिए उड़ान भरने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हवाई अड्डे पर कर्मचारी मौजूद रहेंगे और विमान में फ्लाइट अटेंडेंट भी मौजूद रहेंगे। हम प्रथम श्रेणी में हैं और जगह बहुत बड़ी और विशाल है। बच्चे जरूर ठीक रहेंगे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुनते ही सिर हिलाया और कहा, चलो हम दोनों बच्चों के साथ विमान में चलते हैं। वैसे अर्जुन सक्सेना, क्या तुमने अपने मम्मी पापा के लिए हवाई जहाज़ की टिकट बुक कर ली है? मैंने अभी तक मम्मी पापा से नहीं पूछा है। अभी नहीं, मैंने 2 दिन पहले हवाई टिकट देखे थे और अभी भी बहुत सारे बचे हैं। मेरे माता पिता फैक्ट्री में सामान व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं रोज़ सुबह जल्दी निकलता हूँ और देर से लौटता हूँ। मुझे समय नहीं मिल पाता। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके उनके लिए हवाई टिकट बुक करवा देता हूँ। यह अच्छा है, अपने ससुर और सास से पूछ लो। अगर तुम्हारे पास फ्लाइट का टिकट नहीं है तो उन्हें जानकारी भेज दो। मैं साथ में फ़्लाइट बुक करूंगा और एक ऐसा फ़्लाइट ढूंढूंगा जिसका समय लगभग एक जैसा हो। जब वह समय आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर मिलें और साथ में होटल जाएं। अर्जुन सक्सेना ने रास्ते का इंतज़ाम किया। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अपने मोबाइल फ़ोन से अनीता सक्सेना को व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए मुड़ी। अर्जुन सक्सेना ने अपने माता पिता को भी फ़ोन किया। अर्जुन के पिता ने जल्दी से उन दोनों की जानकारी भेज दी। अर्जुन सक्सेना ने हवाई टिकट बुक करने के बाद सीमा जोशी को फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी का इंतज़ाम करके कल ही ले आओ। सक्सेना के पिता और माता, वृद्ध दंपति की उम्र बढ़ती जा रही है और यद्यपि वे पहले भी हवाई जहाज़ से यात्रा कर चुके हैं, फिर भी हवाई अड्डे पर चेक इन में कई परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से कई इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं हैं, इसलिए हो सकता है कि वे इन्हें समझ ना पाएं। सीमा जोशी ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनने के बाद तुरंत कहा कि वह कल सक्सेना के पिता और माता को स्वयं हवाई अड्डे पर ले जाएंगे और जाने से पहले उन्हें सुरक्षा द्वार से अंदर जाते हुए देखा। इन चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा का हालचाल पूछने गए। अनन्या शर्मा फ़ोन पर नीचे देख रही थी कि तभी अर्जुन सक्सेना ने पूछा, अनन्या, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या कहा? क्या उन्होंने कोई फ़्लाइट बुक कर ली है? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया और संदेह से भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मेरी माँ बिना किसी कारण के वहाँ गई थी, उन्होंने लंबे समय तक मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया। अनीता सक्सेना ज़्यादातर समय घर पर ही रहती हैं और अपना मोबाइल फ़ोन लगभग कभी नहीं छोड़ती। जब भी अनन्या शर्मा उन्हें ढूंढना चाहती हैं, सामने वाला कुछ ही सेकंड में जवाब ज़रूर दे देता है। लेकिन आज अनीता सक्सेना ने कोई जवाब नहीं दिया है। अनन्या शर्मा ने फ़ोन किया तो पता चला कि दूसरी पार्टी का फ़ोन बंद था। लगता है मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, बाद में फिर फ़ोन करते हैं। अर्जुन सक्सेना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और बच्चों का सामान पैक करने के लिए बिस्तर पर वापस चली गईं। कुछ मिनट बाद अचानक घर की घंटी बजी। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना कमरे से बाहर आए और जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उन्होंने बाहर से उत्साहित आवाज़ें सुनी। आरव, आन्या, रिया, दादाजी और दादी आपसे मिलने आ रहे हैं। ओह, मैं सचमुच हमारे 3 बच्चों को मारना चाहता हूँ। अनीता सक्सेना की आवाज़ बच्चों की उत्साहित किलकारियों के साथ मिल गई और अनन्या शर्मा के कदमों की आहट से खुशी का एहसास हुआ। लिविंग रूम में 2 लोगों को देखकर अनन्या शर्मा ने हैरानी से पूछा, पापा, मम्मी, आप यहाँ क्यों हैं? अनीता सक्सेना ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिता से इस बारे में चर्चा की और पहले जोंघाई आने का फैसला किया और फिर तुम्हारे साथ सान्या के लिए उड़ान भरूंगी। तुम दोनों के लिए 3 बच्चों को हवाई जहाज़ में ले जाना असुविधाजनक है। ये पहली बार है जब बच्चे हवाई जहाज़ में गए हैं। तुम्हारे पापा और मैं मदद के लिए यहाँ हैं। जब समय आएगा तो 4 वयस्कों और 3 बच्चों को सड़क पर कोई समस्या नहीं होगी। अनन्या शर्मा अपनी मां की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत चिंता थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मां और पिताजी उन्हें लेकर मुंबई से रवाना हुए। रास्ते में उन चारों ने 3 बच्चों की देखभाल की। अगर बच्चों को विमान में असहजता भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरव, आन्या और रिया ने 2 महीने से अपने दादा दादी को नहीं देखा है। हालांकि वे लगभग हर रोज़ वीडियो देखते हैं, फिर भी मोबाइल फ़ोन पर जो देखते हैं और जो देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। दादा दादी को देखकर तीनों छोटे बच्चे भी बहुत उत्साहित हो गए।
आरव सबसे तेजी से चढ़ा और चूंकि वह पहले से ही बाढ़ के किनारे पर था, अनीता सक्सेना ने पहले ही उसे उठा लिया था। दूसरी तरफ ये नज़ारा देखकर केशिन इतनी घबरा गई कि उसने अपनी सास को आवाज़ लगाए। छोटे बच्चे ने अपने हाथ का खिलौना फेंक दिया और जल्द से जल्द अपनी दादी के पास भागना चाहता था। इस समय छोटे लोग बहुत तेजी से रेंग रहे थे, लेकिन क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी, केजिन सीधे खड़ी हो गई और 2 कदम आगे दौड़ी। जमीन पर एक नरम कंबल बिछा हुआ था और छोटा लड़का दर्द की चिंता किए बिना बैठ गया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था और उसके चेहरे पर भाव शून्य थे। माता पिता ने केशिन को उठते और उत्साह से कुछ कदम चलते देखा। ये पहली बार है जब दोनों बच्चे बिना किसी बाहरी बल के खुद खड़े होकर चल रहे हैं। अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा और बच्चों के दादा दादी के लिए ये पहली बार बहुत ही अनमोल है। बड़ों के चेहरे पर बेहद उत्साह था। ये देखकर कि बच्चा गलती से गिर गया है, अनीता सक्सेना जल्दी से बच्चे को संभालने के लिए दौड़ी और बगल में खड़ी आंटियां भी जल्दी से इकट्ठा हो गईं। इतने सारे लोगों को अपनी ओर आते देख केशिन को आखिरकार एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। ज्यादातर आंसू इसलिए थे क्योंकि वह डर गई थी, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गिर गई थी। रोती हुई केशिन को शांत करने के बाद अनीता सक्सेना ने उत्साहित होकर अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अनन्या, क्या बच्चे चलना सीखने लगे हैं? अनन्या शर्मा ने कहा, अभी नहीं अर्जुन सक्सेना, और मैंने जानबूझकर ट्रेनिंग नहीं ली। बच्चे सीधे खड़े होकर चलते हैं। वे अभी छोटे हैं और उनके निचले अंग अभी विकसित हो रहे हैं। मैं उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती। ये पहली बार है जब रिया असहमत है। कुछ कदम चलने के बाद अर्जुन सक्सेना और मैं भी बहुत हैरान हुए। अनीता सक्सेना ने हंसते हुए अपनी गोद में छोटी पोती को देखा और कहा, तो हमारे परिवार में रिया सबसे पहले चलने वाली थी। हमारे परिवार में सबसे छोटी रिया आखिरकार मेरे भाई और बहन से आगे निकल गई।